हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है और यह क्लास कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा की रहेगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे हैं आप लोगों की तैयारी नहीं हुई, तो एक वीडियो आप लोग इसको देख लीजिएगा पूरा। आप लोगों की 50% जो तैयारी है वो एक ही वीडियो से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीट। क्या देखेंगे? वीट। वीट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो इसका क्या देखेंगे? हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, वीट का क्लासिफिकेशन। एग्जाम में दे देगा कि गेहूं का वर्गीकरण कीजिए, तो आप लोगों को यही लिखना होगा। ठीक है, तो गेहूं को कुल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। जिसमें पहला है ट्रिटिकम एस्टिवम। पहला कौन सा है? पहला है ट्रिटिकम एस्टिवम। एस्टिवम पहला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ट्रिटिकम ड्यूरम। कहीं कहीं पे 4 भी देखने को मिलता है। तीसरा है ट्रिटिकम डिकोकम। ट्रिटिकम डिकोकम। ठीक है, ये 3 प्रकार के वीट होते हैं। ठीक है, तो सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम। दूसरा ट्रिटिकम ड्यूरम। तीसरा ट्रिटिकम डिकोकम। तो पहला हम लोग देखेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, यह इरिगेटेड सीड होता है। ठीक है, ये इरिगेटेड है, इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो हम लोग सामान्य रूप में रोटी खाते हैं वह इरिगेटेड का ही होता है, मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम का ही होता है। यह गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। और हम लोग सामान्य रोटी के रूप में जो रोटी खाते हैं वो ट्रिटिकम एस्टिवम का ही होता है। देश में कुल गेहूं क्षेत्र के 90% से अधिक पर इसी का कब्जा है। मतलब देश में देखिए 100% में से 90% से अधिक, लगभग 91% तक ट्रिटिकम एस्टिवम टाइप का गेहूं ही उगाया जाता है। इसका प्रयोग चपाती और बेकरी उत्पाद बनाने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ड्वार्फिंग जीन नोरिन 10, नोरिन 10 जानते होंगे, थर्ड सेमेस्टर में पूछा था नोरिन 10 को। तो ड्वार्फिंग जीन नोरिन 10 को शामिल करके विकसित मैक्सिकन बौना गेहूं भारत में डॉक्टर एन ई बोरलॉग द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रजातियां देख लेते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम की। तो पहली प्रजाति है GW 496। दूसरी प्रजाति है GW 503। GW 503। तीसरी है GW 366। ठीक है, तो ये सब इसकी वैरायटी हो गई। तो ट्रिटिकम एस्टिवम समझ गए होंगे। जो ट्रिटिकम एस्टिवम टाइप की वैरायटी होती है वो गेहूं होता है। उससे हम लोग उसका यूज हम लोग आम रोटी के रूप में करते हैं। इसका यूज बेकरी उत्पाद के लिए बहुत अच्छा होता है। यह गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। देश में कुल गेहूं क्षेत्र के 90% से अधिक पर इसी का कब्जा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। एक पॉइंट आप लोगों का। दूसरा क्लासिफिकेशन, मतलब इसी का दूसरा पार्ट है ट्रिटिकम ड्यूरम। यह अनइरिगेटेड, इसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। शुष्क अवस्था होने पर एक शुद्ध सिंचाई कर दी जाती है। तो इसे मुख्य रूप से मार्कोनी या ड्यूरम गेहूं के रूप में जाना जाता है। तो इसे मार्कोनी के रूप में भी जाना जाता है। इसे मार्कोनी मार्कोनी या ड्यूरम के रूप में जाना जाता है। जो मध्य और दक्षिणी भारत जो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी भारत में वर्षा आधारित परिस्थितियों में खेती करने के लिए सीमित होता है। ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम को मार्कोनी या ड्यूरम गेहूं के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी भारत में वर्षा आधारित परिस्थिति में खेती करने के लिए सीमित है। जंग लगने की उच्च संवेदनशीलता के कारण इसकी खेती वर्षा आधारित परिस्थिति में सबसे आसान होती है। तो दोस्तों, इसकी जो खेती होती है वो वर्षा आधारित परिस्थिति में की जाती है। ठीक है, यह सूजी, रवा, लड्डू, मैक्रोनी और भाखरी बनाने के लिए ये अच्छा होता है। ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है? रवा, लड्डू, सूजी, मैक्रोनी, भाखरी ये सब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। गुजरात में यह भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके बीज मोटे और हल्के होते हैं। इस गेहूं को भलिया, GWN और A206 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह था
ट्रिटिकम ड्यूरम, समझ गए होंगे, अनइरिगेटेड है। तीसरा है ट्रिटिकम डिकोकम, ट्रिटिकम डिकोकम। तो फोन में लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। मैं सिर्फ लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बताने आया हूँ, ठीक है। ट्रिटिकम डिकोकम क्या होता है, तो इसे एम्मर गेहूं के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? एम्मर गेहूं के रूप में, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। गुजरात में यह पोरबंदर से शुरू होकर जाम खंभालिया तक, सौराष्ट्र के समुद्र तक बेल्ट पर कुछ 100 हेक्टेयर में उगाया जाता है ट्रिटिकम डिकोकम, ठीक है। तो यह हो गया गेहूं का क्लासिफिकेशन। उम्मीद करते हैं इसका क्लासिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे गन्ने का क्लासिफिकेशन। उससे पहले हम लोग देखेंगे गेहूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है। देखेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, मतलब इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का धान के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। गेहूं विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। गेहूं विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं, जौ, चावल और जई में क्लिस्टोगैमी के कारण स्वपरागण पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें 10 से 12% प्रोटीन, कितना? 10 से 12% प्रोटीन, ठीक है। 70% वसा, सॉरी 70% कार्बोहाइड्रेट और 1.5 से 2% तक वसा पाई जाती है गेहूं में, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे गेहूं के बारे में। यदि इसकी भारत में प्रथम स्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है भारत में, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लोग को बेसिक देखना है। अब हम लोग देखेंगे गन्ने का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे? गन्ने का। तो गन्ने को भी कुल 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गन्ने को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 5 भागों में, जिसमें पहला है सैकरम ऑफिसिनेरम। पहला है सैकरम ऑफिसिनेरम। दूसरा है सैकरम स्पॉन्टेनियम, स्पॉन्टेनियम। तीसरा है सैकरम बारबेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है बारबेरी, ठीक है। और चौथा है सैकरम साइनेंसी, सैकरम साइनेंस। पांचवा है सैकरम रोबस्टम, सैकरम रोबस्टम, ठीक है। तो यह कुल 5 प्रकार के गन्ने होते हैं। 5 भागों में वर्गीकृत किया गया गन्नों को। पहला सैकरम ऑफिसिनेरम, दूसरा सैकरम स्पॉन्टेनियम, तीसरा सैकरम बारबेरी और चौथा है सैकरम साइनेंस और पांचवा है सैकरम रोबस्टम। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहला सैकरम ऑफिसिनेरम के बारे में, ठीक है। तो जो गन्ने का बोटेनिकल नेम भी होता है सैकरम ऑफिसिनेरम। तो यह गन्ना रसीला और पतला होता है। सैकरम ऑफिसिनेरम जो होता है, यह जो गन्ना होता है सॉरी यह रसीला और पतला होता है, जिसमें सुक्रोज का प्रतिशत अधिक होता है। ये अस्मट रोग के प्रति प्रतिरोधी होता है। सैकरम ऑफिसिनेरम जो गन्ना होता है वह स्मट डिजीज के प्रति, स्मट रोग के प्रति बहुत ही क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। लेकिन लाल सड़न और मोजेक रोग के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब इसमें स्मट नहीं लगेंगे, लेकिन लाल सड़न और मोजेक रोग लग सकते हैं। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इसकी जो खेती होती है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, जिसमें फाइबर का प्रतिशत कम होता है, जिसके कारण इसे चबाने के लिए अधिक पसंद किया जाता है। सैकरम ऑफिसिनेरम को चबाने के लिए अधिक पसंद किया जाता है। तो यह सैकरम ऑफिसिनेरम के बारे में हम लोगों ने समझा कि जो सैकरम ऑफिसिनेरम गन्ना होता है यह काफी रसीला और पतला होता है, जिसमें सुक्रोज का प्रतिशत जो होता है अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सुक्रोज का प्रतिशत जो होता है वह अधिक होता है। इसमें अस्मट रोग नहीं लगती है, अस्मट रोग के प्रति प्रतिरोधी होता है, लेकिन लाल सड़न और मोजेक रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब ऐसे अनुकूल होते हैं कि इसमें लाल सड़न और मोजेक रोग लग सकते हैं। इसकी खेती होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, और इसमें फाइबर का प्रतिशत बहुत कम होता है। इसमें फाइबर का प्रतिशत भी कम होता है, जिसके कारण इसे चबाने के लिए अधिक पसंद किया जाता है। दूसरा है सैकरम स्पॉन्टेनियम, सैकरम स्पॉन्टेनियम। तो यह बहुत पतले डंठल और संकीर्ण पत्तियों वाली एक विस्तृत एशियाई प्रजाति है। सैकरम स्पॉन्टेनियम क्या है? बहुत पतले डंठल और संकीर्ण पत्ती वाली एक विस्तृत एशियाई प्रजाति है, जिसका उपयोग प्रजनन के उद्देश्य से किया जाता है।
सैकरम स्पॉन्टेनियम का यूज प्रजनन के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें बहुत कम सुक्रोज पाए जाते हैं। सैकरम स्पॉन्टेनियम में बहुत कम सुक्रोज पाया जाता है और सैकरम ऑफिसिनेरम में बहुत अधिक सुक्रोज पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक सैकरम ऑफिसिनेरम में पाया जाता है सुक्रोज। तीसरा है सैकरम बारबेरी। तो इस प्रकार की प्रजाति पतले तने वाली प्रजाति की है। इस प्रकार की जो प्रजाति होती है उसका तना पतला होता है, जिनकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर भाग में हुई है। कहाँ पर हुई है? पूर्वोत्तर भाग में। इसकी विशेषता है छोटे और पतले डंठल, संकीर्ण पत्ती, मध्यम सुक्रोज, उच्च फाइबर और यह बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो सैकरम बारबेरी जो वैरायटी होती है गन्ने की, इसकी पत्तियां मध्यम होती हैं और इसमें मध्यम सुक्रोज पाया जाता है, फाइबर अधिक होता है और बहुत जल्दी पक जाता है सैकरम बारबेरी। चौथा है सैकरम साइनेंस। तो गन्ने की खेती की यह प्रजाति पूर्वोत्तर भारत की मूल निवासी है। यह भी पूर्वोत्तर भारत की मूल निवासी है। इस प्रजाति की विशेषता है कि यह लंबे और पतले डंठल, जल्दी परिपक्वता, चौड़ी पत्तियां और मध्यम सुक्रोज टाइप की होती है। ठीक है, जो सैकरम साइनेंस होता है यह गन्ने की प्रजाति जो है वह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मूल निवासी है। इस प्रजाति की यह विशेषता है कि यह लंबा और पतले डंठल वाला, जल्दी परिपक्वता वाला, चौड़ी पत्ती और मध्यम सुक्रोज वाला होता है। इसे प्रजनन के उद्देश्य से उगाया जाता है, तो इसको भी प्रजनन के उद्देश्य से उगाया जाता है। पांचवा है सैकरम रोबस्टम। तो इस प्रजाति की उत्पत्ति न्यू गिनिया से हुई है। कहाँ से हुई है? न्यू गिनिया से। न्यू गिनिया से हुई है। ठीक है, तो सैकरम रोबस्टम की उत्पत्ति न्यू गिनिया से हुई है। इसमें कुछ मोटे डंठल, बड़ी पत्तियां, कम सुक्रोज और कम फाइबर होते हैं। तो यह क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा गन्ने का। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं दोनों का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ हम लोग आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो कि मैंने पहले से कराया हुआ है सब, उसी को मैं आप लोगों को दोहरा के बताऊंगा कि आप लोगों का 50% जो भी डाउट हो सब इसी वीडियो से क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों को सभी क्रॉप का ही एक एक कुछ पॉइंट बताऊंगा। पहले आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में संरक्षित खेती क्या होती है। संरक्षित खेती जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो संरक्षित खेती एक नवीनतम तकनीक है, एक नई तकनीक है। ठीक है, संरक्षित खेती क्या एक नई तकनीक है जिसके माध्यम से फसलों की मांग के अनुसार, जितनी फसल की मांग रहेगी उसके अनुसार सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करते हुए मूल्यवान सब्जियों की खेती का प्राकृतिक प्रकोपों एवं अन्य समस्याओं से बचाव किया जाता है और कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो कल्टीवेशन का मेथड है, विधि है, इस विधि में क्या किया जाता है कि जो हमारे क्रॉप होते हैं, हमारी सब्जियां होती है, फसल होती हैं, उनको प्राकृतिक प्रकोप से बचाया जाता है, कीटों से बचाया जाता है। ठीक है, इस कारण इसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। तो फिर से एक बार सुनिएगा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती की वह प्रक्रिया है या नवीनतम तकनीक है जिसके माध्यम से फसलों की मांग के अनुसार सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करते हुए मूल्यवान सब्जियों की खेती का प्राकृतिक प्रकोपों एवं अन्य समस्याओं से बचाव किया जाता है और कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन, गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जिसे संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है निपिंग। निपिंग क्या है? तो मैंने आप लोग कई बार बताया निपिंग क्या होता है। तो चने के पौधे की ऊपरी शीर्ष कलिका को तोड़ने की प्रक्रिया को निपिंग कहते हैं। चने के पौधे की ऊपरी शीर्ष कलिका को तोड़ने की प्रक्रिया को ही निपिंग कहते हैं। फसल में जो निपिंग की प्रक्रिया होती है चने के, वह 30 से 40 दिन के बाद होती है। ठीक है, तो चने के पौधे की ऊपरी शीर्ष कलिका को तोड़ने की क्रिया को निपिंग कहते हैं। यह क्रिया फसल में 30 से 40 दिन के बाद होती है। अगला क्वेश्चन है रबी क्रॉप। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन पूछ देगा एग्जाम में तो बहुत लोगों को नहीं आएगा। रबी क्रॉप या रबी फसल से आप क्या समझते हैं? रबी फसल से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग बताइए रबी फसल से क्या समझते हैं। आप लोग बताइए कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है, कब कटाई की जाती है। तो अभी देखिए कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। ऐसी फसल जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे रबी क्रॉप कहते हैं। जैसे क्या हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, बरसीम हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है? ये सब रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप यदि आपको एग्जाम पूछ दिया तो आप लोग क्या बताएंगे? तो ऐसी फसल जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और
मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उन्हें रबी क्रॉप हम कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है एक लाइन में से, ट्रिटिकल क्या है, व्हाट इज ट्रिटिकल। तो ट्रिटिकल विश्व की प्रथम मानव द्वारा निर्मित एक धान्य फसल है। ठीक है, ट्रिटिकल जो है वह विश्व की प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है। इतना ध्यान रखिएगा, ट्रिटिकल एग्जाम कई कई बार पूछ देता है। आगे देखेंगे, सरसों एवं राई का बोटेनिकल नेम। सरसों एवं राई का बोटेनिकल नेम। तो सरसों का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो सरसों का बोटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका, ब्रेसिका कंपेस्टरिस, ब्रेसिका कंपेस्टरिस। यह किसका है, यह है सरसों का। राई का क्या होता है, मतलब देखिए रैपसीड का पूछ रहा है और मस्टर्ड का पूछ रहा है, तो मस्टर्ड का हो गया ब्रेसिका कंपेस्टरिस और रैपसीड का हो गया ब्रेसिका जेंसिया, ब्रेसिका जेंसिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, नहीं CRI अवस्था पूछा है। ठीक है, गेहूं में CRI अवस्था पूछा है, तो कितने दिन पे होती है CRI अवस्था, तो 21 दिन पर होती है CRI अवस्था। गेहूं की पहली सिंचाई को CRI स्टेज बोलते हैं। तो मैं इसको आप लोगों को पूरा विस्तार से बता देता हूं कि गेहूं में सिंचाई की विभिन्न अवस्था कौन कौन सी है, उसका वर्णन कीजिए, ऐसा एग्जाम में दे देगा। तो सिंचाई की संख्या व समय गेहूं की किस्म, भूमि की किस्म तथा शीत ऋतु की वर्षा पर निर्भर करती है। गेहूं में वैसे 4 से 6 सिंचाइयां करते हैं और प्रत्येक सिंचाई जो करते हैं वह 6 सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, जिसे पहली सिंचाई जो होती है गेहूं में, पहली सिंचाई, इसी को बोलते हैं CRI स्टेज। क्या बोलते हैं, CRI स्टेज। CRI का पूरा नाम क्या होता है, CRI का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जाने दीजिए मैं ही बता देता हूं। तो इसका पूरा नाम होता है क्राउन रूट इनिटिएशन, क्राउन रूट इनिटिएशन। ठीक है, तो यह CRI का पूरा नाम होता है। तो पूछेगा कि गेहूं में सिंचाई की CRI अवस्था क्या है, तो CRI अवस्था क्या है, CRI अवस्था वह अवस्था है जिसमें गेहूं को पानी देना अति आवश्यक होता है। यदि इस समय गेहूं को पानी नहीं दिया गया तो गेहूं में क्या होगा, जो कल्ले निकलते हैं वह कम निकलेंगे, जिससे उसके उपज में भारी गिरावट आ जाएगी, भारी नुकसान हो जाएगा। यह अवस्था गेहूं में बुआई के 20 से 25 दिन पर आती है और देर से बोई गई गेहूं पर 28 से 30 दिन के अंदर आती है। ठीक है, तो गेहूं में सिंचाई की CRI अवस्था 21 दिन बाद होती है। ठीक है, अब पूछ दिया यदि टिलरिंग स्टेज क्या होता है, तो गेहूं में कल्ले फूटने की अवस्था पर लगभग 40 से 45 दिन बाद, बुआई के 40 से 45 दिन के बाद की जो अवस्था होती है उसे टिलरिंग स्टेज बोलते हैं। इस समय दूसरी सिंचाई गेहूं में की जाती है। ठीक है, इतना ज्यादा से ज्यादा पूछता है, और यदि लॉन्ग पूछेगा तो मैं आप लोगों को 6 बताया हूँ, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखेंगे रेटूनिंग क्या होता है, क्या देखेंगे, रेटूनिंग, रेटूनिंग या पेड़ी, पेड़ी क्या होता है। पेड़ी आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हमारा गन्ना है। ठीक है, गन्ना को यहाँ से हम लोगों ने काटा, काटने के बाद इसको हम लोग अपना यूज ले लिया, इससे मान लीजिए हमने अपना गुड़ बना लिया, और नीचे की जो जड़ छूटी है यहाँ से कुछ थोड़ा सा खूटी छूटी है, तो इसमें से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, एक नया गन्ना निकल जाएगा। तो इसी नया गन्ना निकलने की प्रक्रिया को रेटूनिंग बोला जाता है। तो रेटूनिंग क्या होता है, पहली फसल की कटाई के बाद उसी फसल के वानस्पतिक भाग से दूसरी फसल को उगाने की प्रक्रिया को ही रेटूनिंग बोला जाता है। पहली फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल, सॉरी, पहली फसल की कटाई के बाद उसी फसल के वानस्पतिक भाग से दूसरी फसल को लेने की प्रक्रिया को रेटूनिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अर्थिंग अप क्या होता है, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप क्या होता है, जिसे बोलते हैं मिट्टी को चढ़ाना। तो क्या देखेंगे, कभी कभी आप लोग, हमारे जो गन्ने होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो नीचे न गिरे इसके लिए गन्ने के पास क्या किया जाता है, मिट्टी चढ़ाया जाता है। गन्ने के पास क्या किया जाता है, मिट्टी चढ़ाया जाता है, उसको सहारा दिया जाता है। तो यही मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया को ही अर्थिंग अप बोला जाता है। तो फसलों की अच्छी विकास व फसलों को सहारा देने के लिए जड़ों के ऊपर या तने के पास मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया को ही अर्थिंग अप कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कल डी सकरिंग, क्या बताया था, डी सकरिंग, डी सकरिंग क्या होता है, तो इसको मैंने दिखाया भी था। डी सकरिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या कहता है, जैसे गन्ना है, गन्ना का यहाँ पर उसकी पत्तियां हैं सब, ठीक है, और यहाँ से उसको मतलब है, यहाँ से उसका प्रोपर मतलब वृद्धि विकास हो रहा है पत्तियों से, और यहाँ नीचे की जो पत्तियां सूख के इस पर चिपकी हुई हैं,
इन्हीं चिपकी हुई पत्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डीसकरिंग बोला जाता है। ठीक है, गन्ने के पौधे से अतिरिक्त सूखे व नीचे की अतिरिक्त पत्तियों को हटाने की क्रिया को ही डीसकरिंग बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा इस एग्जाम में आप लोगों के, रैपिंग और प्रोपिंग जो गन्ने में ही होता है। ठीक है, रैपिंग WRAPPING, रैपिंग एंड प्रोपिंग। तो देखिए थोड़ा सा दोनों अलग है लेकिन पूछता एक ही में। रैपिंग क्या होता है, तो जो लोग गांव के होंगे वो लोग जानते होंगे कि रैपिंग क्या होता है। जानते नहीं होंगे भी जान जाएंगे, मतलब किए हैं आप लोग लेकिन जानते नहीं कि वही प्रक्रिया रैपिंग है। तो क्या होता है, हम लोग देखेंगे गांव में जब हम लोग के तरफ आंधी आने वाली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दो तीन गन्ने को आपस में पकड़ कर क्या करते हैं, एक दूसरे में बांध देते हैं। ठीक है, एक दूसरे में बांध देते हैं। कहाँ पर बांधते हैं, तो जहां से उसकी पत्तियां होती है उसके एक से दो फुट नीचे बांध देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि हवा आए आंधी आए तो भी हमारा जो गन्ना वो नीचे न गिरे। तो यही बांधने की प्रक्रिया को रैपिंग बोला जाता है। ठीक है, तो गन्ने से यदि गन्ने को बांध देंगे तो उसे रैपिंग बोलेंगे। और यदि प्रोपिंग पूछ दिया तो प्रोपिंग क्या होता है, यदि इसको हम लोगों को अटकाने के लिए बाहर से कोई टेक लगाना पड़े, डंडा मान लीजिए कोई लगाना पड़े, तो इसको बोलेंगे प्रोपिंग। रैपिंग और प्रोपिंग में थोड़ा सा अंतर है। दोनों को गन्ने के पौधे को सहारा देने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो रैपिंग होता है इसमें गन्ने से गन्ने को सहारा दिया जाता है, और जो प्रोपिंग होता है इसमें फिजिकल तरीके से बाहर से किसी चीज से सहारा दिया जाता है। तो रैपिंग प्रोपिंग समझ गए होंगे। गन्ने के पौधे को सहारा देने की प्रक्रिया को रैपिंग कहते हैं या प्रोपिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग अंधी गुड़ाई जो कि गन्ने में ज्यादातर की जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, ब्लाइंड होइंग क्या होता है, तो गन्ना की बुआई के बाद या फसल की बुआई के बाद उसके जार्मिनेशन हुए बिना फुड़ाई करने की प्रक्रिया को ही ब्लाइंड होइंग बोला जाता है। तो फसलों, तो देख लेते हैं क्या लिखना है हमें, फसलों के रोपण के बाद और उगने से पहले की जाने वाली गुड़ाई की प्रथा को ही ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे लेमन घास क्या होता है। एक शब्द में देखेंगे, यदि पूछ दिया 5 नंबर में, सॉरी 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, तो लेमन ग्रास पूछ दिया तो क्या लिखेंगे लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास घास के परिवार का एक पौधा है। लेमन ग्रास जो है घास के परिवार का एक पौधा है जो एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लेमन ग्रास घास के परिवार का एक पादप है जो कहाँ पर पाया जाता है, एशिया, जो एशिया, अमेरिका, जो एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नींबू घास की कुछ प्रजातियों का प्रयोग पाकशाला, मतलब पाकशाला मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जहां पर हम लोग खाना बनता है, हम लोग किचन बोलते हैं उसे इंग्लिश में, पाकशाला खाना बनाने में और दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। इस घास के पत्तियों का सुगंध नींबू जैसा हो लगता है, इसीलिए इसको नींबू घास बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे टीपीएस पूछता है, टीपीएस का पूरा नाम और इसका कार्य बताइए। तो टीपीएस का पूरा नाम होता है ट्रू ट्रू पोटैटो, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, POTATO, ट्रू पोटैटो सीड। क्या होता है, ट्रू पोटैटो सीड। तो ट्रू पोटैटो सीड होता क्या है, तो केंद्रीय आलू संस्थान CPRI ने शिमला में पहली बार आलू बीज तैयार किया है। क्या किया गया है, आलू का बीज तैयार किया गया है। तो हम लोग पहले आलू का किससे बुआई करते थे, आलू को काट कर या आलू से ही आलू की बुआई करते थे, लेकिन केंद्रीय आलू संस्थान ने क्या किया है, आलू का बीज तैयार किया गया है। इसके इस्तेमाल से आलू की खेती के दौरान लगने वाली बीज की लागत घटकर महज 10% ही रह जाती है। ठीक है, तो यही टीपीएस है। टीपीएस का पूरा नाम होता है ट्रू पोटैटो सीड, जो कि केंद्रीय आलू संस्थान ने पहली बार निकाला है आलू में से आलू का बीज। इसके इस्तेमाल से आलू की खेती करने के दौरान लगने वाले बीज की लागत घटकर महज 10% ही रह जाती है। अगला क्वेश्चन है बरसीम की उन्नतशील प्रजातियां। बरसीम की कुछ उन्नतशील प्रजातियां बताइए। तो बरसीम की पहली उन्नतशील प्रजाति होगी BL1 HTB। ठीक है, जवाहर बरसीम, जवाहर बरसीम, पूसा, ठीक है, HFB 600। तो ये सब क्या है, बरसीम की प्रजाति है। पूछ दिया आप लोग गेहूं की प्रजाति तो क्या लिखेंगे,
DWR सॉरी DWR 162, GW 173, शायद मैंने पहले भी बताया था। कल्याण सोना, कल्याण सोना, मालवीय गेहूं, मालवीय गेहूं 468 आदि। ठीक है, तो ये सब इसकी फसल होगी। अब पूछ दिया, देखिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। पूछ देगा नगदी फसल से आप क्या समझते हैं। तो नगदी फसल क्या होती है? तो नगदी फसलों में उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। भारत में पैदा होने वाली प्रमुख नगदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट, रबड़, कोको, अलसी, सरसों, मूंगफली, आलू, फल, सब्जी, दाल आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सब क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। और मैं जितना बता रहा हूँ आप लोगों ने यदि इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप लोगों का 60% तैयारी एक ही वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, तो नगदी फसल क्या होती है? नगदी फसलों में उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। भारत में पैदा होने वाली प्रमुख नगदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट, रबड़, कोको, अलसी, सरसों, मूंगफली, आलू, फल, सब्जी और दाल आदि को शामिल किया जाता है, यानी कि इसी को नगदी फसल बोला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मेंथा का उपयोग बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंथा। तो पुदीना से प्राप्त सुगंधित तेल और इसमें पाए जाने वाले अन्य अवयवों का उपयोग व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने, मेंथोल बनाने, टॉफी बनाने, पान के मसालों को सुगंधित करने, खांसी, सर्दी, जुकाम, कमर दर्द के लिए मलहम बनाने, उच्च कोटि की शराब को सुगंधित करने, ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थ निर्माण आदि के लिए विश्व भर में किया जाता है। ठीक है, तो यही बरसीम का उपयोग था, सॉरी मेंथा का उपयोग था। आगे देखेंगे बरसीम कल्चर का प्रयोग। तो बरसीम देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है कि जीवाणु कल्चर या राइजोबियम कल्चर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बरसीम कल्चर। बरसीम कल्चर का उपयोग कैसे करते हैं? तो बरसीम के बीजों की बुआई करने से पहले उसके बीजों को बरसीम कल्चर में तैयार करके बुआई करने से फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 200 ग्राम बरसीम का कल्चर लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? 200 ग्राम 200 ग्राम बरसीम कल्चर लेंगे। ठीक है, उसमें 500 ग्राम गुड़ की मात्रा मिलाकर 1000 ml मतलब उबाला हुआ पानी, बॉयल किया हुआ वाटर लेंगे और इन सभी को आपस में मिलाकर तैयार करते हैं। फिर बीज को इनमें, फिर गर्म करने के बाद इसको ठंडा किया जाता है पानी को, फिर उसमें बीज को मिलाया जाता है और सुखा दिया जाता है, जिससे कि उसमें कल्चर चिपक गया। उसके बाद इसे खेत में बुआई कर दी जाती है। ठीक है, तो यही था बरसीम में कल्चर का प्रयोग। एग्जाम पूछ देता है 1 नंबर में कि बरसीम में कल्चर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे? 5 लिख देंगे कि बरसीम में कल्चर करने के लिए हमें 200 ग्राम बरसीम कल्चर का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें 500 ग्राम गुड़ का यूज करना पड़ेगा। 1000 ml पानी में 500 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम बरसीम कल्चर को उबालकर ठंडा कर लिया जाता है, जिसमें फिर बीजों को डालकर अच्छी तरह मिला लिया जाता है। उसके बाद बीजों को निकालकर धूप में, सॉरी छाया में सुखा लिया जाता है, जिससे कल्चर बीज में चिपक जाए। उसके बाद उसकी बुआई कर ली जाती है। इसका प्रयोग करने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है पशुओं के भोजन में बरसीम के हरे चारे का महत्व लिखिए। तो बरसीम के हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा काफी होती है। दलहनी फसल होने के कारण यह मृदा उर्वरता में वृद्धि करती है। बरसीम का हरा चारा पौष्टिक होने के कारण पशुओं के लिए पाचनशील होता है। चारे को दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध की मात्रा में वृद्धि होती है। बरसीम से उत्तम प्रकार की साइलेज भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यह था कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। आगे और आप लोग बताता हूँ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी है, क्वेश्चन है उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन तेजी से बढ़ने का कारण बताइए। तो उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में चीनी इतने तेजी से क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान
और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। समझ गए यहाँ तक? गन्ना जो है यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में ये सारी अनुकूल परिस्थितियां अधिक उपलब्ध होती हैं। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में यह जो मौसम है, जो अनुकूलता है, वह अच्छी तरीके से पाई जाती है उत्तर भारत की अपेक्षा। ठीक है। साथ ही दक्षिण भारत के गन्ना उत्पादक राज्य तृतीय भाग में पड़ने के कारण जलवायु में आर्द्रता अधिक होती है जो अधिक उपज में सहायक होती है, इसीलिए गन्ने की उपज दक्षिण भारत में अधिक होती है। तो समझ गए होंगे यहाँ इतना सुनने के बाद ही कि गन्ने की उपज उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में क्यों अधिक होती है। देखिए, गन्ने को उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल, गन्ना एक क्या है, एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, जो कि और सॉरी 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 75 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा चाहिए, जो कि दक्षिण भारत में पूर्ण रूप से अनुकूल होता है, दक्षिण भारत में अच्छी तरीके से मिल जाता है। इसकी वजह से वहां पर क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है, वहां की मिट्टी में आर्द्रता होती है, नमी होती है, इसकी वजह से वहां का उत्पादन अधिक होता है। हमारे उत्तर भारत में देखिए, और हमारे जहाँ पर हम लोग हैं यहीं पे हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में ही देख लीजिए, तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 से 55 तक भी नहीं जाती है, इस बार तो 30 से 35 तक भी नहीं गई है। ठीक है। तो यह है गन्ने की भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में चीनी उत्पादन तेजी से बढ़ने का कारण। अभी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा और देखेंगे, तो फिर से एक बार सुनिए कि गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में ये सारी अनुकूल परिस्थितियां अधिक उपलब्ध होती हैं। साथ ही दक्षिण भारत के गन्ना उत्पादक राज्य तटीय भाग में पड़ने के कारण जलवायु में आर्द्रता अधिक होती है जो अधिक उपज में सहायक होती है, इसलिए गन्ने की उपज दक्षिण भारत में अधिक होती है। तो जब उपज दक्षिण भारत में अधिक होगी तो चीनी भी अधिक वहीं पर उत्पादन होगा। तो दक्षिण भारत के गन्ना उद्योग को उत्तर भारत के गन्ना उद्योग की तुलना में कुछ अंतर्निहित बढ़त हासिल है, क्योंकि यहाँ उत्तर के 4 महीनों की तुलना में पेराई 8 महीने लंबे मौसम तक होती है। उच्च उपज और उपलब्धता, उष्णकटिबंधीय जलवायु और बेहतर मौसम की स्थिति के कारण यहाँ के गन्ने में सुक्रोज सामग्री अधिक होती है। ठीक है। तो जो दक्षिण भारत होता है यहाँ पर उच्च उपज और उपलब्धता, उष्णकटिबंधीय जलवायु और बेहतर मौसम गन्ने को मिल जाता है, जिसके कारण गन्ने में सुक्रोज की सामग्री अधिक होती है। जब सुक्रोज अधिक होगा तो गन्ना में शुगर की मात्रा भी अधिक होगी, इसलिए यहाँ पर शुगर की उत्पादन अधिक होता है। दक्षिण का गन्ना उद्योग सहकारी समितियों के रूप में बेहतर रूप से संगठित है। दक्षिण का जो गन्ना उद्योग है वह सरकारी समितियों के रूप में बेहतर रूप से संगठित है। आधुनिक मशीनरी से लय से मतलब आधुनिक मशीनरी इनको मिली हुई है और उत्तर की तुलना में यहाँ की मिलें वित्तीय रूप से अधिक सशक्त हैं, जिसके कारण उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों से। आगे देखेंगे सीड प्लांट टेक्निक क्या है। सीड प्लांट टेक्निक क्या है, तो सीड प्लांट टेक्निक का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर बीजों का अंकुरण हो जाता है, जिसके बाद खेतों में बिजाई करके सही समय पर पौधे का विकास और फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है। सीड प्लांट तकनीक, सीड मतलब हो गया बीज, प्लांट मतलब पौधा, टेक्निक मतलब क्या हो गया आपका तकनीक। ठीक है। टेक्निक मतलब क्या हो गया तकनीक। तो यह जो तकनीक है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो बीज होते हैं उनको सीड प्लांट टेक्निक के माध्यम से घर पर ही अंकुरित कर लिया जाता है, उसके बाद खेत में बोया जाता है। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सीड प्लांट टेक्निक। तो सीड प्लांट टेक्निक का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर बीजों का अंकुरण कराया जाता है, जिसके बाद खेतों में बिजाई करके सही समय पर पौधे का विकास और फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन लंग में, श्री अन्न क्या है। क्या श्री अन्न क्या है, भारत में इसकी पैदावार स्थिति बताइए। तो मिलेट्स, जैसे भारत में हम अब तक मोटे अनाजों के रूप में जानते आए हैं, उसकी ब्रांडिंग के लिए उसे अब श्री अन्न नाम दिया गया है। ठीक है। तो भारत सरकार ने श्री अन्न योजना भी चलाया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो श्री अन्न क्या है, तो मिलेट जो होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, उन्हीं को हम लोग श्री अन्न के रूप में जानते हैं। ठीक है। श्री अन्न,
उसको ब्रांडिंग के लिए ब्रांड लगे बोलने में, इसकी वजह से उसे श्री अन्न कह दिया गया। तो मिलेट्स जिसे भारत में अब तक हम मोटे अनाज के रूप में जानते थे, उसकी ब्रांडिंग के लिए उसे अब श्री अन्न नाम दे दिया गया है। समय के साथ ज्यादातर लोग गेहूं और चावल जैसे अनाज तक सीमित हो गए हैं। समय के साथ ज्यादातर लोग गेहूं और चावल जैसे अनाज तक ही सीमित हो गए हैं और मोटे अनाज का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। ठीक है, पहले के समय में मोटे अनाज का इस्तेमाल ज्यादा था, आज के समय में मोटे अनाज का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। जबकि भारत में कई तरह के मोटे अनाज की पैदावार होती है। मोटा अनाज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मोटा अनाज जो होता है वह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। तो पूछा भारत में इसकी पैदावार और स्थिति बताइए, तो भारत में इसकी पैदावार बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, मतलब उच्च कैटेगरी में की जाती है, मतलब उच्च उपज के रूप में की जाती है। इसका उपज अधिक है भारत में श्री अन्न का, मतलब मोटे अनाज का। ठीक है, तो यह हो गया श्री अन्न। श्री अन्न समझ गए होंगे कि जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग श्री अन्न कहते हैं। आप लोग श्री अन्न योजना को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहनी फसलों का उत्पादन कम क्यों है? भारत में दलहनी फसलों का उत्पादन कम क्यों है? तो भारत में दलहन उत्पादन उच्च उपज देने वाली किस्मों की अनुपस्थिति के कारण प्रभावित हुआ है। तो भारत में जो दलहन का उत्पादन है वह उच्च उपज देने वाली किस्म का न होने से हुआ है कमी। जो कीट और रोग के प्रति प्रतिरोधी होता है, मशीनीकरण का निम्न स्तर, सुनिश्चित बाजार, कमी, अप्रभावी सरकारी खरीद, संचालन, प्रतिकूल मूल्य अन्य फसलों की तुलना में किसानों के लिए दलहन उत्पादन को कम आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भारत में दलहन उत्पादन उच्च उपज देने वाली किस्मों की अनुपस्थिति के कारण प्रभावित हुआ है। जो कीट और रोग के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है, मशीनीकरण का निम्न स्तर, सुनिश्चित बाजार, कमी, अप्रभावी सरकारी खरीद, संचालन, प्रतिकूल मूल्य अन्य फसलों की तुलना में किसानों के लिए दलहन उत्पादन को कम आकर्षक बनाते हैं। इसके कारण भारत में दलहनी फसलों का उत्पादन कम होता चला जा रहा है। आप लोग से मेन पॉइंट बताएंगे कि उच्च उपज देने वाली किस्मों की कमी के कारण, उचित क्लाइमेट न मिलने के कारण, उचित नमी न मिलने के कारण भारत में दलहनी फसलों का उत्पादन कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में एरोइंग। एरोइंग जो कि मैंने आप लोग बता दिया, एरोइंग का हिंदी मतलब होता है फूल निकलना। जैसे गन्ना हो गया, देखिए मैं गन्ने से ज्यादा बता रहा हूँ तो कुछ बात होगी तभी मैं गन्ने से बार बार क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो जो गन्ना होता है, गन्ना गन्ना की पत्ती के ऊपर देखिए जब फूल निकलने लगता है व्हाइट व्हाइट कलर का, मैंने आप लोग दिखाया था जब मैं बताया था, तो उसको निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग बोला जाता है। गन्ने में से फूल निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहा जाता है। गन्नों में विशेष करके जो ऊपरी पत्तियां होती हैं वह सूर्य के प्रकाश में हार्मोन बनाती है। क्या बनाती हैं? हार्मोन बनाती है सूर्य के प्रकाश में, जो गन्ने के ऊपरी सिरे पर पहुंचकर फल बनाने के कार्य को प्रारंभ करती हैं। जो क्या करती हैं? गन्ने के ऊपरी सिरे पर पहुंचकर फल बनाने के कार्य को प्रारंभ करती हैं। यही क्रिया गन्ने में फूल आना या एरोइंग कहलाता है। जब एरोइंग हो जाता है, जब गन्ने में फूल आ जाता है, तो उसकी पत्तियों का बनना और तने की वृद्धि विकास पूर्णतः बंद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे थिनिंग। थिनिंग क्या होता है? थिनिंग मतलब होता है विरलीकरण। तो यार राई में मुख्य रूप से किया जाता है, तब हम लोग राई को पास पास बो देते हैं, छिटका विधि द्वारा हम लोग बुआई करते हैं राई का। तो जब नजदीक नजदीक हो जाता है, मान लीजिए यह एक मान 100 स्क्वायर फीट का खेत है, ठीक है, इसमें एक एक दो दो सेंटीमीटर पे सरसों का बीज है, सरसों का पौधा है, तो क्या होगा उसमें उसमें कोई पौधा विकास नहीं करेगा यदि ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसमें से क्या करेंगे, कुछ पौधे को निकाल कर 10 से 12 सेंटीमीटर का जगह दे देंगे, जिससे अगर वो वृद्धि और विकास करेगा। तो इसी प्रक्रिया को, इसको निकालने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है विरलीकरण या थिनिंग। थिनिंग भी समझ गए होंगे। तो ये कुल 60 क्वेश्चन कुछ थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अभी मैं आप लोगों को कल एक वीडियो दूंगा कम से कम 4-5 बजे के करीब, एक बार उसको देख लीजिएगा तो आप लोगों का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग में जैसे बोल दिया कि गेहूं की खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए, धान और जौ की खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। ठीक है, जो कि सब में कॉमन होगा, थोड़ा थोड़ा मैं सबका बोटेनिकल नेम ये सब बताता चलूंगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन सा क्रॉप, वीट। हमारा कौन सा क्रॉप है? सबसे पहले वीट, गेहूं। गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है? गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो गेहूं का बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं किस फैमिली से आता है? ग्रेमिनी फैमिली से आता है।
गेहूं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो गेहूं में 2n बराबर 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 2n बराबर 42। ओरिजिन इसका कहाँ है, साउथ वेस्टर्न एशिया, गेहूं का ओरिजिन साउथ वेस्टर्न एशिया। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भारत में, सॉरी, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन चीन में होता है। और यदि सबसे ज्यादा बुआई की बात करें एरिया की, तो भारत में होता है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, पूछ दिया गेहूं का महत्व बताइए। देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, बोलेगा कि निम्न शीर्षकों का वर्णन कीजिए। जैसे दे देगा गेहूं की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जैसे पूछ दिया उसमें इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीट, तो इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीट क्या है, तो गेहूं के आटे का उपयोग हम लोग चपाती के रूप में, पूरी, ब्रेड, केक, हलवा आदि के रूप में करते हैं। यह मानव जाति के लिए कुल कैलोरी का 20% योगदान देता है, 20% कैलोरी प्रदान करता है। गेहूं के दाने में, और अगला पॉइंट पूछ दिया कि गेहूं के दाने में प्रोटीन का प्रतिशत, तो गेहूं के दाने में 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, गेहूं ग्लूटेन प्रदान करता है, ठीक है, ग्लूटेन प्रदान करता है, जो बेकर्स उत्पाद के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट दे देगा कि क्लाइमेट कैसे चाहिए गेहूं खेती के लिए, तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। गेहूं की फसल के लिए आदर्श अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान अधिकतम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर पॉइंट में दे देगा कि गेहूं के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता है, तो अच्छी जल निकासी वाली, उपजाऊ, दोमट, चिकनी मिट्टी भूमि सर्वोत्तम होती है। तो देखिए जो मैं बताया आप लोगों को, मैं एक बार लाइव आया था अभी कुछ टाइम पहले ही, तो मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताया था, कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे जो कि सब में कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो मैंने सॉइल बताया, तो सॉइल कैसी, रबी की फसल के लिए, या यदि गेहूं दे दो तो गेहूं की फसल के लिए अच्छी जल निकासी वाली, बलुई दोमट या रेतीली दोमट या हल्की दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इतना आप लोगों को सिर्फ लिखना है। सोइंग टाइम दे दिया, तो सब में देखिए बुआई के समय कॉमन आप लोग लिखिएगा कि रबी की फसल, जैसे मान लिया गेहूं है, तो गेहूं की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। गेहूं की बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीनों में किया जाता है। पछेती बुआई जो होती है वह नवंबर, 25 नवंबर से या नवंबर से दिसंबर के बीच में की जाती है। ठीक है, तो यह हो गया इसका सोइंग टाइम। क्लाइमेट देखिए आप लोगों को सेम लिखना है, सोइंग टाइम सेम लिखना है, सॉइल सेम लिखना है। मैन्योर और फर्टिलाइजर भी लगभग आप लोगों को सेम ही यूज करना है। एफ वाई एम सब में 10 से 12 टन होगा। नाइट्रोजन मिनिमम 45 की जगह 45 से कम मत कीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग एग्जैक्ट याद नहीं होगा तब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग यही लिख कर चले आए। तो यदि एग्जैक्ट आप लोग पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो लिख लीजिएगा एफ वाई एम 10 से 12 टन। नाइट्रोजन 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। पोटास, सॉरी फास्फोरस 60 से 80, सॉरी 45 से 55 केजी प्रति हेक्टेयर। और जिंक 25 केजी प्रति हेक्टेयर 3 साल के अंतराल पर, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। इरिगेशन भी लगभग सब में सेम होता है। देखिए गेहूं में थोड़ा सा ज्यादा सिंचाई किया जाता है। तो देखिए हमारी जो रबी की फसल है ये कब बोई जाती है, ये सब बोई जाती है ठंडी के मौसम में। ठीक है, ठंडी के मौसम में बोई जाती है, इसलिए इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। कम पानी की आवश्यकता शुरू में होगी, बाद में पानी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि गर्मी आ जाता है बाद में। तो इसकी सिंचाई के लिए 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली सिंचाई कब की जाती है, बुआई के 20 से 21 दिन बाद, 20 से 25 दिन के बाद की जाती है। सभी क्रॉप में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कॉमन। तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई, बुआई के 40 से 50 दिन बाद, सॉरी 55 से 60 दिन बाद दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद कर देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे सीड ट्रीटमेंट सब में कॉमन क्या है, तो लगभग सभी में कॉमन है थीरम। थीरम दोस्तों, थीरम या थीरम, THIRAM, थीरम या कैप्टान का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए हमें बीज को। तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को हमें उपचारित करना चाहिए। ठीक है, किसी भी बीज को हमें उपचार करने के लिए। अब मान लीजिए पूछ दिया आप लोगों से कि वीड मैनेजमेंट कैसे करें, खरपतवार नियंत्रण, तो आप लोगों को नहीं याद आ रहा है। तो यदि चौड़ी पत्ती वाला आप लोग लिख दीजिएगा कि बुआई के कुछ दिन बाद, मतलब लीजिएगा 10 से 15 दिन बाद हमें पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए यदि रासायनिक रूप से खरपतवार का नियंत्रण करना है। तो यदि उसमें चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है तो 2,4-D का यूज करेंगे। और बुआई से पहले पेंडा मिथालिन का 400 ग्राम प्रति
1000 लीटर पानी में डालकर खेत में छिड़काव करेंगे प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, तो ये हो गया वीड मैनेजमेंट। अब मान लीजिए आप लोगों को पूछ दिया कुछ डिजीज का नाम बताइए, तो आप लोग लिख दीजिएगा इसमें ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट, ये सब रस्ट लग जाते हैं। ठीक है, तो यह सब कॉमन था जो मैंने बताया। हार्वेस्टिंग टाइम पूछ दिया तो आप लोग हार्वेस्टिंग टाइम भी लिख सकते हैं कि इसकी जो कटाई होती है वह मार्च और अप्रैल के बीच में की जाती है, मार्च से अप्रैल तक की जाती है। ठीक है, तो यह हो गया गेहूं की खेती। जो मैंने ऐसे गेहूं की खेती बताया, ऐसे ही आप लोग सब क्रॉप की खेती लिख सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ बोटेनिकल नेम याद करना है, फैमिली याद करना है। जैसे मान लीजिए, चलिए जब मैं आप लोगों को जौ का बता ही देता हूँ, तो जौ या बार्ली, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? हार्डियम वल्गियर। फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी। ऑरिजिन कहाँ है? एशिया या यूथोपिया। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन रूस में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन आजमगढ़ में होता है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो भारत में जौ का प्रमुख उपयोग पशुधन और कुक्कुट के लिए अनाज फीड के रूप में किया जाता है। इसमें माल्ट के रूप में बियर और अन्य शराब जैसे विस्की, ब्रांडी आदि का निर्माण किया जाता है। भोजन के रूप में चपाती बनाने के लिए जौ का आटे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जौ की खेती चारे के लिए की जाती है और इससे अच्छी गुणवत्ता वाली घास तैयार की जाती है जौ से। ठीक है, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जौ का पानी पिलाया जाता है। तो देखिए एग्जाम में पूछा था कि क्या पूछा था, 1 मिनट में देख के बताता हूँ। सॉरी, वो सूर्यमुखी का पूछा, तो मैं आगे बता दूंगा। पूछा है एक क्वेश्चन की सूर्यमुखी के तेल को हृदय का तेल क्यों कहा जाता है। तो अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग इसका देख रहे। तो अब देखिए यहाँ पर सॉयल की बात आ गई, तो मिट्टी आप लोगों को वही लिखना है सेम जो मैंने बताया था कि जौ की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट, रेतीली दोमट या हल्की दोमट मिट्टी पर सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन होता है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट भी मैंने आप लोग बताया कि देखिए जो रबी की फसल होती है उसकी बुआई तो ठंडे मौसम में की जाती है, लेकिन उसकी का जो कटाई होती है वह गर्म मौसम में की जाती है। तो लिखेंगे कि रबी की फसल बुआ रबी की सॉरी लिखेंगे जौ की फसल के बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को सिर्फ लिखना है किसमें? क्लाइमेट में। और लिखेंगे कि इसमें कंद बनते समय 18 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यह हो गया इसका क्लाइमेट, सब में लिखेंगे क्लाइमेट। अब हम लोग देखने लगेंगे जौ की वैरायटी। तो वैरायटी आप लोगों को कुछ याद करनी पड़ेगी। तो कैलाश, अंबर, BR32, NP 113, रत्ना, ज्योति, किरण 9, 10, ये सब क्या गई? जौ की वैरायटी हो गई। कल्चरल प्रैक्टिस में देखेंगे लैंड प्रिपरेशन, तो यह अभी सबका सेम है। तो क्या लिखेंगे लैंड प्रिपरेशन में? लिखेंगे कि भूमि की तैयारी करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए देसी हल या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करके पाटा चला देना चाहिए, जिससे नमी का संरक्षण हो सके और मिट्टी भी भुरभुरी हो सके। तो यह हो गया लैंड प्रिपरेशन। अब इसी में पूछेगा सोइंग टाइम, तो इसकी बुआई के समय आप लोग सीधे वही लिख देंगे कि जौ की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। देर से बुआई नवंबर से दिसंबर के बीच में की जाती है। बुआई की विधि पूछेगा तो सबका सेम है, ड्रिलिंग मेथड या ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, स्पेसिंग तो सबका याद करने पड़ेगा, लगभग वैसे सभी में 22 से 25 के बीच, 22 से 30 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। सीड रेट तो देखिए सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सभी का परीक्षण भार के आधार पर क्या किया जाता है? बांटा गया। तो सीड रेट सिंचित क्षेत्र में यदि हमें जौ की बुआई करनी है तो 75 से 80 kg प्रति हेक्टेयर लगेगा। देर से बोई जाने वाली लवड़ी या क्षारी मिट्टी में 100 kg प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। अब देखिए सीड ट्रीटमेंट पूछा है, तो सीड ट्रीटमेंट में आप लोगों को वही लिख देना है कि हमें बीज को उपचारित करने के लिए थीरम या एक और मैंने कहा था कैप्टान, या आप लोग बाविस्टीन भी याद कर सकते हैं एक, इसका भी बहुत जगह पर यूज किया जाता है। तो इन तीनों का यूज हम लोग कर सकते हैं उसको उपचारित करने के लिए, इनमें से किसी का भी। FYM पूछ दिया तो FYM 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस 20 केजी प्रति हेक्टेयर, जो कि सब में लिखना है। कम से कम आप लोग लिखिएगा नाइट्रोजन 40 केजी, और मैक्सिमम लिखिएगा 80 केजी। 80 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। इरिगेशन पूछा है, तो इरिगेशन में मैंने समय बताया, सेम ही सब में इरिगेशन लिखना आप लोगों की। रबी की फसल को 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सूखा पड़ने पर पहली सिंचाई 21 दिन बाद करते हैं, दूसरी सिंचाई लगभग 40 से 45 दिन बाद, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद करते हैं। ठीक है, तो सिंचाई भी हो गया। हार्वेस्टिंग टाइम पूछेगा तो कटाई का समय मैंने आप लोग बताया कि मार्च से अप्रैल के बीच में
रबी की फसल की कटाई कर देनी चाहिए। और अब आप लोगों को यील्ड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को टॉपिक जितना मैंने बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये यूट्यूब पे हमारे पहला ऐसा वीडियो है जो कि 50 मिनट का है। तो आप लोगों ने यदि ये 50 मिनट का वीडियो देख लिया तो आप लोगों का 50% तैयारी यहीं से हो गया। आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बताया है, आप लोगों को कौन कौन सा क्रॉप पढ़ना मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है गेहूँ, वीट पढ़ना है, ठीक है। वीट के बाद आप लोगों को पढ़ना है बार्ली, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम बेस पे, ठीक है। वीट हो गया, बार्ली हो गया। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है पी, वीट बार्ली, उसके बाद पी पढ़ना है। उसके बाद ऑयल सीड में आ जाइए आप लोग, सॉरी, उसके बाद एक लेंटिल भी पढ़ लीजिएगा। लेंटिल ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। लेंटिल पढ़ लीजिएगा। ऑयल सीड में मस्टर्ड पढ़ लीजिएगा और सनफ्लावर पढ़ लीजिएगा। मस्टर्ड और सनफ्लावर, सूर्यमुखी और सरसों। और शुगर केन जरूर पढ़ लीजिएगा, शुगर केन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग लेमन ग्रास पढ़ लीजिएगा, एक बरसिम पढ़ लीजिएगा और मेंथा पढ़ लीजिएगा। इतना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अपने से, ठीक है। जो कि मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ, सिर्फ मेंथा मैंने नहीं बताया है। तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा, नहीं अब क्या कोशिश करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। और मैं आप लोगों को जो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के अलग से इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। सॉरी, एक आलू को भी पढ़ लीजिएगा, पोटैटो को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।